गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं देवेंद्र भावसर, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर बनाया था, जो कि एक्चुअल में मैं आपको डाल भी चुका हूं। अब ये स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं चार्ज यानी कि आवेश। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज जो है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्चुअल में चार्ज की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, फिर उसके मात्रक, फिर उसके यहाँ पर जब हम मात्रक के बारे में बताएंगे तब मात्रक जो होंगे उनसे संबंधित एक्चुअल में और भी बातें बताएंगे, और जो विभिन्न मात्रक पद्धतियां हैं उनके अंदर रिलेशंस भी बताएंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आवेश उत्पन्न करने की विधियां। इसके बाद पढ़ेंगे हम आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली में डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। आवेश की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में यह विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, आवेश की परिभाषा। आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश पदार्थ का ही एक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में यह विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। बच्चों देखो, यहां पर मैं एक वस्तु बना रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया में प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है, और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो हमने दो वस्तु बनाई है, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। दोनों बिल्कुल सम वस्तुएं यानी सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, दोनों एक जैसी वस्तुएं हैं, परंतु जो वस्तु ए है उस पर +Q चार्ज है और वस्तु बी जो है वो उदासीन है। उदासीन होने का ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल में इसमें आवेश नहीं है। उदासीन होने का मतलब यह है कि इसके अंदर आवेश तो है परंतु कुल आवेश क्या है? शून्य। तो अब हम वस्तु ए के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वस्तु ए पर +Q आवेश है तो इस वस्तु ए में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक एक्स्ट्रा विशेषता, एक अलग से एक विशेषता पैदा हो गई। वो ये कि यह वस्तु अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। परंतु वस्तु बी जो कि उदासीन है, तो इस वस्तु बी में यह विशेषता नहीं है कि यह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं कि किसी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र की जो परास होती है वो अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक। तो यहां पर मैंने ये आवेश ए के चारों ओर ये जो बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री बनाना गलत है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मैंने ये बाउंड्री बनाई है ताकि आपको ये पता पड़े कि ये जो वस्तु ए है, इस वस्तु ए में क्या क्वालिटी है कि यहाँ पर इस वस्तु ए के पास आवेश है। आवेश है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी पैदा हो गई है, वो है कि ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। जबकि वस्तु बी जो है वो उदासीन है, और उदासीन वस्तु के पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है। यानी ओवरऑल बात ये, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, और यदि वस्तु आवेशित नहीं है तो वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो बच्चों ये बात करी हमने एक्चुअल में आवेश की परिभाषा के बारे में। तो आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश पदार्थ का ही एक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में यह विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों मात्रक। देखो, सबसे पहले अपन यहां मात्रक की बात कर रहे हैं। तो आवेश का एसआई पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो है कूलॉम। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो है स्टेट कूलॉम। या इसको क्या बोलते हैं? ESU। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो
स्टैटिक यूनिट। और सबसे पुराना और प्रचलित मात्रक है इसका, ओल्ड यूनिट है इसकी, सबसे पुरानी जो यूनिट है वो है EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। अब बच्चों यहां पर हमने आवेश की इन 3 मात्रक पद्धतियों के बारे में बात की। आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलम। CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम या क्या बोलते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सबसे प्रचलित और पुराना मात्रक होता है आवेश का EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पर ये जो तीनों मात्रक पद्धतियां हैं, इन तीनों मात्रक पद्धतियों में एक संबंध भी होता है, यानी कि SI पद्धति, CGS पद्धति और सबसे पुरानी प्रचलित प्रवृत्ति पद्धति जो होती है उसमें EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मात्रक है उनमें क्या संबंध है? तो एक कूलम बराबर होता है 3 यानी 3 गुणा 10⁹ ESU बराबर होता है 1/10 EMU। यानी बच्चों यहां पर मैंने ये जो लाइन लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखनी है। इसको आप स्टार लगा के रखें, यानी मैंने इसको यहाँ पर 3 स्टार लगाया है, तो आप ये 3 स्टार लगाकर याद रखें। देखो बच्चों बात क्या है कि ये तीनों मात्रक पद्धतियों में जो संबंध के बारे में मैंने बात करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे आपसे अगर पूछा जाए, सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के 2 EMU बराबर कितना होता है, तो आप कैसे बताएंगे? इस रिलेशन से बताएंगे। ये रिलेशन बता रहा है कि एक कूलम बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 EMU यानी कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितने कूलम होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पर इस संबंध से कैसे आएगा? एक कूलम बराबर कितना होता है बच्चों? 1/10 EMU होता है। कितना होता है? एक कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। यानी कहने का मतलब ये कि एक EMU बराबर कितने कूलम हुए? 10 कूलम। तो 2 EMU बराबर कितने हुए? 2 × 10 बराबर कितना हो गया बच्चों? 20 कूलम। कितना हो गया? 20 कूलम। अब आपसे कहा जाए यही क्वेश्चन सेम कि 2 EMU बराबर कितने ESU होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 2 EMU बराबर कितने ESU होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? देखो इधर ध्यान दो, 3 × 10⁹ ESU बराबर कितना होता है? 1/10 कूलम। यानी कि 10 अगर इधर गुणा होगा तो 1 EMU बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 अगर इधर गुणा होगा तो 30 × 10⁹ ESU, यानी कि 1 EMU बराबर होगा आपके पास 30 × 10⁹। तो 2 EMU बराबर 2 × 30 × 10 × 9 ESU। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से ये जो मैंने 3 स्टार वाला जो एक्चुअल में ब्रैकेट में लिखा है, ये जो एक्चुअल में बॉक्स में बंद किया है, ये आपको बॉक्स में 3 स्टार लगाकर इसको बंद कर लेना है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं आवेश की मात्रक पद्धतियों के बारे में बात की। यहां पर आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों स्टेट कूलम। क्या होती है? स्टेट कूलम। इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। जबकि आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई, आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है बच्चों फैराड। क्या होती है? फैराडे। एक फैराडे देखो, आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम, यानी ये सबसे छोटी इकाई है, इसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है फैराडे। यहां पर बताना जरूरी है कि एक फैराडे इज इक्वल टू होता है बच्चों 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम।
ठीक है। यहाँ पर ये 96,500 कूलाम जो है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। एक मोल जो परमाणु होते हैं, एक मोल परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, इसको यदि हम आवोगाद्रो संख्या यानी कि 6.023 इंटू 10⁻+23 से गुणा करते हैं तो आपको 96,500, ठीक है, कूलाम के बराबर आवेश मिलता है, जिसको हम 1 फेराडे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। यहां पर अभी तक हमने जो बात की उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश पदार्थ का ही एक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में यह विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। फिर उसके बाद हमने बात की आवेश के मात्रकों के बारे में। तो आवेश के लिए हमने 3 मात्रक पद्धतियां बताई। एक एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम, सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कूलाम या ईएसयू, और फिर हमने सबसे पुराना मात्रक जो कि सबसे प्रचलित मात्रक है आवेश का, वो है ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर तीनों में संबंध बताया कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू बराबर होता है 1/10 ईएमयू। फिर उसके बाद हमने बात की कि आवेश का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्टेट कूलाम होती है, ठीक है, और आवेश की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है फेराडे। तो 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। अब हम बात करेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। देखो बच्चों, आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण विधि, ठीक है, दूसरी है चालन विधि और तीसरी है प्रेरण विधि। यहां पर हम 1-2 विधियां और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही विधियां हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव से भी आवेश उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को अगर हम ऊष्मा दें या ऊर्जा दें तो भी एक्चुअल में आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन मेनली यहाँ पर एक्चुअल में आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो 3 ही होती हैं और 3 ही पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव वैसे भी आपका कक्षा 11 में पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण विधि। यस, अब बच्चों हम घर्षण विधि के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण विधि क्या है बच्चों? इसको घर्षण वैद्युत भी बोलते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि घर्षण विधि है क्या। जब हम 2 भिन्न वस्तुओं को, ध्यान रखना, जब हम एक समान वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, जब हम 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ें, जब हम 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो एक वस्तु धन आवेशित तथा दूसरी वस्तु समान मात्रा में ऋण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होने की जो विधि है, इस विधि को हम बोलते हैं घर्षण वैद्युत। ठीक है, तो यहां पर घर्षण वैद्युत के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, कि एक कांच की छड़ ली जाए और एक सिल्क का कपड़ा लिया जाए। हम जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है यानी अमाउंट जो होता है वो समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश। प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है, यानी एक्चुअल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये एक मैंने कांच की छड़ ली है
ये जो कांच की छड़ है, मान लिया कि ये 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है। ऐसे ही सिल का जो कपड़ा है वो भी हमने मान लिया कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। यहाँ पर ये मैंने स्थिति बताई है रगड़ने से पहले, जब हम इस सिल के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दो, जब हम सिल के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब हम सिल के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित और सिल का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहां मान रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं, यानी सिल्क के कपड़े पर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर कितना आवेश आ जाएगा, +2e आवेश, और सिल के कपड़े पर कितना आ जाएगा, -2e आवेश। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात सिल का कपड़ा ऋण आवेशित और कांच की छड़ जो होती है वो धन आवेशित हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होने की विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, वो ये कि सर ऐसा क्या हुआ, रगड़ने से ऐसा क्या हुआ कि एक वस्तु धन आवेशित और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो गई। थोड़ा बहुत मैंने अभी यहाँ पर बताया भी सही कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल के कपड़े पर चले जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, सिल के कपड़े से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन अब डिस्कशन करते हैं, उसको बोलते हैं घर्षण विद्युत की व्याख्या। क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत की व्याख्या। तो बच्चों होता क्या है, जब हम किसी सिल के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। क्या क्या होगा, हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, और हम जो कार्य करेंगे वो कार्य उष्मा के रूप में रूपांतरित होगा, और उष्मा दोनों ही वस्तुएं ग्रहण करेंगी, कांच की छड़ भी गर्म होगी और सिल का कपड़ा भी गर्म होगा, यानी उष्मा दोनों ही वस्तुएं ग्रहण करेंगी। परंतु जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। यानी कि कांच की छड़ का कार्यफलन सिल के कपड़े से कम होता है, इसलिए जैसे ही कांच की छड़ उष्मा ग्रहण करती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल के कपड़े पर चले जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड और आया जिसका नाम है कार्यफलन। तो उसके बारे में आप प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसके में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये वर्ड जहां पर आया है कार्यफलन, इसके बारे में मैं बता देता हूं ये क्या चीज होती है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, देख क्या चीज होती है इसके बारे में समझ। बच्चों कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन क्या है, यह किसी भी वस्तु के लिए, जैसे हम कांच की छड़ के लिए बात कर रहे थे, सिल के कपड़े वाले, तो किसी भी वस्तु के लिए वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है जिससे कि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सके। वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सके उसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। यहाँ पर कांच की छड़ का कार्यफलन कम था, सिल के कपड़े का कार्यफलन ज्यादा था, इसलिए कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल के कपड़े में चले जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ धन आवेशित और सिल का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण में समझाया आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर कांच की छड़ से सिल के कपड़े पर गए तो कांच की छड़ +2e धन आवेशित और सिल का कपड़ा -2e ऋण आवेशित हो जाता है। अब बच्चों ये मैंने घर्षण वैद्युत यानी कि घर्षण विधि जिससे कि हम वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न करते हैं का एक उदाहरण बताया। यहां पर आप इस तरह से एक टेबल यानी कि सारणी बना लें, पॉजिटिव नेगेटिव,
सबसे पहले यहां लिख रहा हूं मैं कांच की छड़ किससे रगड़ेंगे? सिल्क के कपड़े से। ठीक है, तो ध्यान दो इधर, कांच की छड़ को अगर सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित होगी और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित होगा। दूसरा है बच्चों ऊनी कपड़ा। यदि हम ऊनी कपड़े को प्लास्टिक, अंबर, रबड़ की छड़ से रगड़ें तो प्लास्टिक, अंबर की छड़ और रबड़ की छड़ जो होगी वो क्या होगी? ऋणावेशित होगी, और ऊनी कपड़ा जो होगा वो क्या होगा? धनावेशित। ऐसे ही बिल्ली की खाल, यदि हम बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ से रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ जो होगी वो ऋणावेशित और बिल्ली की खाल क्या होगी बच्चों? धनावेशित। यानी ये जो मैंने सारणी बनाई है बच्चों उदाहरण की, घर्षण विद्युत की ये जो सारणी बनाई है, इस सारणी को आपको बना लेना है। और इसमें मोटी बात जो है आप अगर ध्यान दें तो जो मैंने देखा है जनरली वो आप जरूर ध्यान दें, वो ये कि कांच की छड़ को छोड़कर और जितनी भी छड़ें होती हैं वो सब ऋणावेशित होती हैं, चाहे उन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ो, चाहे ऊनी कपड़े से रगड़ो, चाहे किसी से रगड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ लो आप, अंबर की छड़ लो, रबड़ की छड़ लो, ठीक है, एबोनाइट की छड़ लो, तो ये सारी छड़ें जो हैं वो ऋण आवेशित हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाले कॉलम में छड़ केवल एक ही आ रही है, बाकी ये ऊनी कपड़ा है और ये बिल्ली की खाल है। यानी कांच की छड़ को छोड़कर बाकी सारी छड़ें जो हैं वो ऋण आवेशित होती हैं। ये मोटी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आप ये सारणी बना लो। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, हमने ये बात करी घर्षण विद्युत के बारे में। अब बच्चों बात क्या है, देखो कि घर्षण विधि यानी कि घर्षण विद्युत जो है, इस घर्षण विद्युत में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमने देखी तो हमने वस्तुओं को आवेशित किया, और वस्तु अगर आवेशित हुई तो वो क्यों हुई? क्योंकि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़े पर चले गए। यानी हमने ये देखा कि बच्चों अगर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो वस्तुएं आवेशित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी इंपॉर्टेंट एक आप इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नोट ये है बच्चों कि आवेशीकरण, पहले यहां पर मैं बताऊं आवेशीकरण, देखो इसी वर्ड पे ध्यान दो। आवेशीकरण का मतलब हुआ कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया। आवेशीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही जिम्मेवार या जिम्मेदार होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों? बोलो। आवेशीकरण, पहले तो इस आवेशीकरण का मीनिंग समझो। आवेशीकरण का अर्थ क्या है? वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया। आवेशीकरण का क्या मतलब है? वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया। तो आवेशीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही जिम्मेवार या जिम्मेदार होता है। यहां पर लिख लो प्रोटोनों का स्थानांतरण नहीं। इसका स्थानांतरण नहीं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जिम्मेदार होता है, प्रोटोनों का स्थानांतरण जिम्मेदार नहीं होता है। बताओ क्यों? इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं, और नाभिक में सामान्य ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है जो कि एक्चुअल में नाभिक को तोड़कर उसमें से प्रोटॉन निकाल दे। यानी कि नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य किसी भी प्रक्रिया के अंदर नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर आगे इसी चैप्टर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप हमेशा याद रखें,
आगे मैं बात ये बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा कि प्रोटॉन जो है वो कभी भी गतिशील नहीं होते हैं, यानी प्रोटोनों का स्थानांतरण संभव नहीं है। अगर स्थानांतरण अगर किसी का संभव है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का संभव होता है। चलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? फिर हम आगे देखते हैं, देखो समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट नोट आपने को लिखना है। इंपोर्टेंट नोट क्या है? आवेशीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही जिम्मेवार या जिम्मेदार होता है, प्रोटोनों का स्थानांतरण नहीं। प्रोटोनों का स्थानांतरण इसलिए संभव नहीं है क्योंकि प्रोटोन नाभिक में होते हैं और नाभिक में को तोड़कर प्रोटोनों को निकाल पाना सामान्य किसी भी प्रक्रिया में संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत उच्च ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? चलो अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, वो ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के बारे में हम बात कर ही चुके, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो यहां पर ये एक गोला है ए, यहां पर ये एक दूसरा गोला है बी, दोनों बिल्कुल एक समान गोले हैं, एक ही धातु के बने, आकार में एक समान है, बिल्कुल ठीक है, एक समान गोले हैं। यदि गोले ए से गोले बी में 1000 इलेक्ट्रॉन, यदि गोले ए से गोले बी में 1000 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए जाएं तो, पहला क्वेश्चन, स्थानांतरित कर दिए जाएं तो पहला क्वेश्चन ये कि गोले ए पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, किस प्रकृति का होगा। दूसरा, गोले बी पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, किस प्रकृति का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर देते चलें। बताओ 1000 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हुए तो इधर कितना आवेश आया, बताओ, प्लस 1000 ई। यहां पर कितना आवेश आया, माइनस 1000 ई। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं। देखो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसकी प्रकृति धनावेशित, इसकी प्रकृति ऋणावेशित, समान मात्रा में आवेशित हुए। अब बच्चों बात, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो दूसरा वाला। दूसरा वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दोनों गोलों के द्रव्यमानों का अंतर क्या होगा। जब हमने 1000 इलेक्ट्रॉन गोले ए से बी में ट्रांसफर कर दिए तो दोनों गोलों के द्रव्यमानों का अंतर क्या होगा। ठीक है, जैसे अब अपन यहां बात करते हैं, ये गोला ए था, इससे 1000 इलेक्ट्रॉन इधर गए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो 1000 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो यहाँ पर अगर इसका द्रव्यमान m था तो अब इसका द्रव्यमान कितना हुआ, इसको मैं लिखता हूं ma बराबर, अब जब 1000 ट्रांसफर हो गए, जब क्या होगा बताओ, m माइनस 1000 m, इतना द्रव्यमान कम हो गया। बी में क्या हुआ बताओ, अब बी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान भी m था, 1000 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा आ गए, तो अब mb क्या हुआ बताओ, m प्लस 1000 me, यानी कि यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बढ़ गया और यहाँ 1000 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की कमी हो गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों गोलों के द्रव्यमान का अंतर क्या होगा, तो डेल्टा m इज इक्वल टू mb माइनस कितना करेंगे, अंतर पूछा है, mb माइनस ma। तो mb की वैल्यू कितनी है बच्चों, m प्लस 1000 me माइनस m माइनस 1000 me। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, क्या आया बताओ, m से m कैंसिल, 1000 me माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बच्चों, 2000 me, यानी कि दोनों गोलों के द्रव्यमानों का अंतर कितना हो गया, 2000 me। ठीक है, अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, जो जनरली डिस्कस नहीं की जाती, तो बताता हूं मैं आपको। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब हमने 1000 इलेक्ट्रॉन गोले ए से गोले बी को ट्रांसफर किए, तो बताओ गोले ए का आकार में वृद्धि हुई कि कमी, केवल वृद्धि और कमी बतानी है, ऐसे ही गोले बी के आकार में वृद्धि हुई या कमी। ठीक है, तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखो
कि जब भी हम किसी वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे यहाँ गोले ए से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ गोले बी में इलेक्ट्रॉन आए, तो गोले ए से जब इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो गोले ए के भी आकार में वृद्धि होती है और गोले बी के भी आकार में वृद्धि होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोले ए के आकार में भी वृद्धि होगी और गोले बी के आकार में भी वृद्धि होगी। गोले ए के आकार में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि जब 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पर 1000 धन आवेश, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा, प्लस 1000 ई धन आवेश होगा, ठीक है। और ये जो धन आवेश होगा ये आपस में प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षण के कारण इस गोले ए के आकार में वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार गोले बी में 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और यहाँ पर भी ये समान प्रकृति के ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए गोले बी का भी आकार जो है उसमें भी वृद्धि होगी। यानी कि तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वो ये कि जब भी हम किसी वस्तु को चाहे हम धन आवेशित करें चाहे ऋण आवेशित करें उसके आकार में हमेशा वृद्धि होती है। ये बहुत काम की और इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद एक और चौथी बात मैं बात कर लेता हूं, वो है घनत्व। जब हम किसी वस्तु को धन आवेशित करें चाहे ऋण आवेशित करें, जब मैंने बोला आपको कि आकार में वृद्धि होती है, धन आवेशित करेंगे तो आकार में वृद्धि होती है, ऋण आवेशित करेंगे तो आकार में वृद्धि होती है, तो घनत्व का क्या होगा? किसी वस्तु को धन आवेशित करोगे तो भी घनत्व घटेगा और किसी वस्तु को ऋण आवेशित करोगे तो भी घनत्व घटेगा, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में आकार में वृद्धि होती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? किसी भी वस्तु को अगर हम आवेशित करें तो आकार में वृद्धि होती है, चाहे धन आवेशित करें चाहे ऋण आवेशित करें, और घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, आज के लिए बहुत